रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था, पर कमरे के भीतर हवा भारी थी, जैसे कोई अनचाहा सच दीवारों से टकरा रहा हो। ईश्वर सिंह दबे पांव भीतर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक अजीब सी जड़ता और शरीर में कंपन। वह देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, जैसे भीतर जाने का साहस जुटा रहा हो। कुलवंत कौर चारपाई पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें गुस्से और शक से भरी थीं। ईश्वर सिंह को देखते ही उसने तीखे स्वर में पूछा, इतनी देर कहाँ थे? ईश्वर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं। कुलवंत ने उसे ध्यान से देखा। आज उसका चेहरा बदला हुआ था, न वह पुराना जोश, न वही अकड़। बोलते क्यों नहीं? कुलवंत ने फिर पूछा। ईश्वर सिंह ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी और गहरी होती जा रही थी। कुलवंत के मन में शंका और तेज हो गई। उसने सोचा, जरूर कोई बात है। वह ईश्वर सिंह को जानती थी। वह यूं खामोश नहीं रहता। कुलवंत उठी और उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और बेचैनी ज्यादा थी। किसी और औरत के पास गए थे? ईश्वर सिंह चौंक गया। उसने नजर उठाई, फिर तुरंत नीचे झुका ली। यही हरकत कुलवंत के लिए काफी थी। उसके भीतर आग सी लग गई। सच बोलो, वह चिल्लाई। ईश्वर सिंह ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। कुलवंत को लगा जैसे वह कुछ छुपा रहा है, बहुत बड़ा कुछ। बाहर देश में दंगे चल रहे थे। शहर शहर आग में जल रहे थे। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया था। खून, लूट, चीखें, सब कुछ आम हो गया था। ईश्वर सिंह भी उसी हिंसा का हिस्सा रहा था। वह कई दिनों बाद लौटा था। कुलवंत ने अचानक कहा, तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? ईश्वर सिंह ने हाथ खींच लिया। उसके चेहरे पर डर उभर आया। थक गया हूँ, उसने कहा। लेकिन कुलवंत को अब यकीन हो गया था, कुछ बहुत गलत हुआ है। वह जिद पर उतर आई। उसने ईश्वर सिंह का कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ, आज तुमने क्या किया? ईश्वर सिंह की आंखों में अंधेरा भर आया। बहुत देर बाद वह बोला, मैंने एक लड़की को उठा लिया था। कुलवंत के हाथ ढीले पड़ गए। फिर उसकी आंखों में क्रोध लौट आया और ईश्वर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। शब्द जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। दंगे में सब होश खो बैठे थे। वह बुदबुदाया, मुझे लगा मैं जिंदा हूँ, ताकतवर हूँ। वह चुप हो गया। कमरे में खामोशी फैल गई। कुलवंत सांस रोके खड़ी थी। कुछ देर बाद ईश्वर सिंह ने टूटे स्वर में कहा, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तब पता चला वह तो पहले ही मर चुकी थी। कुलवंत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या कहा? उसने धीमे स्वर में पूछा। ईश्वर सिंह की आंखों में आंसू बहने लगे। वह लड़की ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी, जैसे गोश्त। उस शब्द ने कमरे को जमा दिया। ठंडा गोश्त। कुलवंत पीछे हट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्सा, घृणा, डर सब एक साथ उमड़ पड़े। हत्यारे, वह चीखी, तुम इंसान नहीं हो। ईश्वर सिंह जमीन पर बैठ गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या बन गया हूँ, वह बोला। उस पल मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन अब सब महसूस हो रहा है। कुलवंत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दया के नहीं थे। वे टूटे हुए भरोसे के थे। तुमने सिर्फ उसे नहीं मारा, उसने कहा, तुमने मुझे भी मार दिया। वह रसोई की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाकू उठाया। ईश्वर सिंह ने उसे देखा, लेकिन हिला नहीं, जैसे उसे सजा का इंतजार हो। कुलवंत ने चाकू उसके सीने में घोंप दिया। ईश्वर सिंह की आंखें फैल गईं। उसने दर्द से कराहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। कुलवंत हाथ में चाकू लिए खड़ी रही। उसके हाथ खून से लाल थे। उसकी सांसें तेज थीं। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, अब समझे ठंडा गोश्त क्या होता है? कमरे में सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर से शोर की आवाज आ रही थी, दंगों की, जलते हुए शहर की। लेकिन उस कमरे में सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रेम, विश्वास, इंसानियत। ठंडा गोश्त केवल एक अपराध की कहानी नहीं, यह हिंसा के बाद बची हुई आत्मा की कहानी है। मंटो दिखाते हैं कि दंगे केवल शरीर नहीं मारते, वे संवेदना, नैतिकता और इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं। यह कहानी हमें झकझोरती है, असहज करती है और सवाल छोड़ जाती है, जब इंसान हिंसा का आदी हो जाए तो वह इंसान कहाँ रह जाता है।